हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहेगा केमिस्ट्री की लेक्चर नंबर 6। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद एक और पढ़ेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी परमाणु के जो संरचना है उनके जो आधुनिक मॉडल है, जैसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली की समीकरण, तो वो हमें पढ़नी पड़ेगी। वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी। तो ये हमारी आज सेकंड लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 6 है, यानी लेक्चर नंबर 6 है केमिस्ट्री का, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। मैंने ये पहले इसलिए पूरा उतार लिया है क्योंकि ये पूरा बनाने में काफ़ी टाइम जाता और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। हमारे केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो आपकी संरचना है उस पे ही 7 लेक्चर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल चालू करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती, इसलिए मैंने इसको पहले ही बना लिया है। ठीक है, तो पहली बात तो हम सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, किसी भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है, किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा सतत प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखे आप, सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं पूरा पॉइंट बोल रहा हूँ, आप पूरा पॉइंट साथ साथ में लिखते रहें। किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सतत प्राप्त होता है। दूसरा लिखें कि हाइड्रोजन परमाणु, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोहर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, नील्स बोहर के द्वारा। नील्स बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या किया? व्याख्या। तो पहला पॉइंट हो गया, किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो आपका सतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सतत। इसके बाद असतत प्राप्त होता है। असतत प्राप्त होता है। यहाँ पे हम असतत करना पड़ेगा, सतत नहीं करना पड़ेगा, असतत। मैंने सतत कर दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? असतत, क्योंकि इस रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, डैश डैश के रूप में मैंने सतत लिख दिया था, असतत है। इसके बाद में देखें कि ये हो जाएगा अपने जो इस तरह डैश डैश के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत तो प्राप्त होता है। अगर ये सतत असतत वहाँ नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ हमें करना होगा, आपका जो होगा वो रेखीय स्पेक्ट्रम होगा। कैसा होगा? रेखीय स्पेक्ट्रम या रेखित स्पेक्ट्रम, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो इसके बाद कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या की है वो नील्स बोहर के द्वारा की गई है। ये दोनों पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं। नील्स बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है। तो ये 2 पॉइंट हो गए अपने। इसके बाद में आते हैं कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। क्या है? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ये असतत याद रखना। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, देखो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7। ये N क्या है? ये N है नंबर ऑफ ऊर्जा स्तर। क्या है? पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, इस तरह से 7 ऊर्जा स्तर तक पढ़ेंगे, और एनर्जी लेवल है। ठीक है, और हमें जनरली फूड श्रेणी तक पढ़ना है। किस श्रेणी तक पढ़ना है? फूड श्रेणी तक। लेकिन मैंने जितनी भी है 7 एनर्जी लेवल तक पढ़ दी है। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो क्या करता है? वो एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। उस टाइम पे हमें इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते करते हुए आता है, तो हमें एक कलर दिखाई देता है, एक कलर भी शो करता है, और उस टाइम पे हमें चित्र दिखाई देता है बैंड के रूप में, जिससे हम बैंड या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को बैंड भी कहा जा सकता है, इस चीज़ को याद रखना। स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम को बैंड भी कहा जाता है।
स्पेक्ट्रम को चित्र भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम को हम बैंड भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम को चित्र भी कह सकते हैं। तो ये जो बैंड या चित्र क्या कहलाता है, इसको तो मैं इसको रब करके समझा दूंगा। तो एक बार समझे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आया, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में आया। किसमें? N1 ऊर्जा स्तर में आया। हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई? लाइमन श्रेणी प्राप्त हुई। इसी तरह यदि इस तरह से पूछा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो 6 एनर्जी लेवल से छठे ऊर्जा स्तर से या फिर उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में जाता है, तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। इसी तरह अगर पूछ ले कि दूसरे ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके N1 ऊर्जा स्तर में जाता है, तो कौन सी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी। इसी तरह इसको ले लेते हैं, यदि कोई उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में जाता है, तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? हमें फुंड या फंड श्रेणी प्राप्त होती है। इसको फुंड श्रेणी या फंड श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और अगर क्वेश्चन बीच में ही पूछेगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर में उपस्थित है या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को उत्सर्जित करके दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। यदि वो इलेक्ट्रॉन जिस तरह 6 से आपके थर्ड में चले जाएगा, तो हमें पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। इस तरह ये हमारी लाइमन श्रेणी हो गई, ये बामर श्रेणी, ये पाश्चन श्रेणी, ये ब्रैकेट श्रेणी, फुंड और हम्फ्री श्रेणी। देखो, अब थोड़ा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पाश्चन श्रेणी के लिए n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू 3 है। मैंने वैसे यहाँ पे भी लिख दिया है, लेकिन ये बीच में भी पूछा जा सकता है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है। अब एक एक n बढ़ता रहेगा जिस तरह से यहाँ इसके लिए n1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो होगा वो n2 होगा, इसके लिए n2 है, इसके लिए n3 है। तो हमें बीच में भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे n2 है, तो कहाँ से चालू होगा? ये n3 से चालू हो रहा है। देखो, n2 है तो ये n3 से चालू हो रहा है भाई, यहाँ से इसमें आ रहे हैं, यहाँ से इसमें आ रहे हैं। इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप था वो मैंने समझा दिया। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि उच्च ऊर्जा स्तर यानी 7 एनर्जी लेवल से या 6 एनर्जी लेवल से जब 1 एनर्जी लेवल में आता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। एनर्जी लेवल 5 से यदि 3 में आता है तो हमें पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। ये श्रेणियों की प्राप्त करने से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि फुंड श्रेणी के लिए n की वैल्यू बताइए। n 5 होता है। क्या होता है? n 5 होता है। ब्रैकेट श्रेणी के लिए n की वैल्यू 4 होती है। पाश्चन श्रेणी के लिए n की वैल्यू 3 होती है और बामर श्रेणी के लिए n की वैल्यू 2 होती है और लाइमन श्रेणी के लिए n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। अब हमें और क्या पूछा जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है पराबैंगनी क्षेत्र, ये है विजिबल क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, और ये है इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र। और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये नॉर्मल जिनमें साइंस होती है, ये लेबर सिस्टम की साइंस है, लेकिन आपके जो सामान्य जनरल साइंस होती है उनमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विजिबल रीजन, फिर यूवी रेडिएशन, IR रीजन, इनका क्षेत्र बताएं और किस में हमें क्या काम आता है, ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना, लाइमन श्रेणी, देखो लाइमन श्रेणी किस में प्राप्त होती है? तो ये यूवी रेज में प्राप्त होती है पराबैंगनी क्षेत्र में। इसको मैं अगर लिख लूँ तो क्या हो जाएगा? पराबैंगनी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों का क्षेत्र में कौन प्राप्त होता है? लाइमन श्रेणी। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह पूछा जा सकता है कि बामर श्रेणी हमें कौन से क्षेत्र में या कौन से रेडिएशन के रेंज में प्राप्त होती है, यानी रेडिएशन की रेंज भी पूछी जा सकती है। रेडिएशन की रेंज अभी मैं लिखवाऊंगा। तो N2, ठीक है, ये तो N की वैल्यू होगी, लेकिन विजिबल में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट करें, अपना क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, क्योंकि विजिबल रेज है दृश्य क्षेत्र। विजिबल को क्या कहते हैं? दृश्य क्षेत्र। और यहाँ से दिखाई देता है इसीलिए में। तो बामर श्रेणी विजिबल रीजन में या फिर
आपका दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है कौन सी किरणें हैं? विजिबल रेज, यानी दृश्य किरणें हैं। इसके बाद पाश्चन ब्रैकेट और फंड या फुंड, पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ये अवरक्त क्षेत्र में, किस में? ये है आपका अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें या अवरक्त क्षेत्र में हमें प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? ये तीनों, ये वाली नहीं, देखो 6 लेवल नहीं बताया मैंने, हम्फ्री श्रेणी नहीं बताया, हमें जनरली यहीं तक ही पढ़ना है, फुंड श्रेणी तक। तो ये हो गया लाइमन श्रेणी, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, बामर श्रेणी विजिबल दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, और पाश्चन ब्रैकेट और फुंड श्रेणी अवरक्त किरणों में प्राप्त होती है। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट कर ले, ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा श्रेणियों से क्वेश्चन नहीं बन के किस क्षेत्र में बनती है या किस क्षेत्र में हमें प्राप्त होती है, ये चीजें हमसे ज्यादा पूछी जाएगी और यही लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको पूरा ही आप एक सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा उतार ले। N1 N2 N3 ये क्या है? ऊर्जा स्तर है। लाइमन, बामर, पाश्चन ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री ये इनकी श्रेणियां हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, ये उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकी N की वैल्यू लिखी, ये पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है या विजिबल दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। ये अवरक्त IR इंफ्रारेड रेडिएशन में प्राप्त होता है, जिसको हिंदी में अवरक्त किरणें कहते हैं। अब इतना लिखिए। अब हम इन तीनों किरणों का रेंज लिखेंगे, कितने कितने रेंज में आती है, क्योंकि ये जो विजिबल वाली है ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजिबल का जो रेंज होता है वो कितना होता है। तो आप इसको पूरा एक बार उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के तीनों टाइप बता दिए मैंने श्रेणियों के, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, वो श्रेणी पूछी जा सकती है आपके। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि N की वैल्यू पूछी जा सकती है, विजिबल रेडिएशन में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, इंफ्रारेड में अवरक्त किरणों में कौन सी रेडिएशन पर मतलब कौन सी लाइन कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसको आप उतार लीजिए। अब नेक्स्ट इन तीनों की वैल्यू पढ़ेंगे, इनकी रेंज क्या है ये पढ़ेंगे। आप उतार लें इसको। और इसको बैंड क्यों कहते हैं, इसको बैंड क्यों कहा जाता है, इसको चित्र क्यों कहा जाता है, मतलब कह सकते हैं हम इसको बैंड भी कह सकते हैं, वो भी अभी मैं बता दूंगा कैसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप उतार लें। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आप इसके नोट्स उतार ले अपने, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक बार वीडियो पूरा देख लो। ठीक है, समझ के इसके बाद जब सेकंड टाइम वीडियो को वापस देखो तो वीडियो को बीच में रोकते हुए इसके अपने पुश करते हुए वीडियो को अपने नोट्स बना सकते हो आप। देखो, अब देखते हैं कि बैंड क्यों कहा जाता है। जनरली आप स्पेक्ट्रम को इतना याद रखना, अगर हमें इसकी कोई परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है स्पेक्ट्रम या फिर बैंड। स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम की जगह बैंड आ जाए तो भी ठीक है, और बैंड की जगह स्पेक्ट्रम आ जाए तो भी ठीक है, बात एक ही होती है। अब देखना कि मैंने आपको बताया था, एक तो ये चीजें याद रखना, यूवी रेज यानी क्या है, परा बैंगनी किरणें, इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है 100 nm से 400 nm तक। ठीक है, 100 nm से 400 nm तक। अब ये यूवी रेज हैं, ये भी 3 टाइप की होती है। ठीक है, यूवी रेडिएशन ए, यूवी रेडिएशन बी और यूवी रेडिएशन सी। तो ये भी तीनों टाइप की होती है, लेकिन हमसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हमें सिर्फ 100 nm से 400 nm तक ये इनका रेंज है, पराबैंगनी क्षेत्र है।
ठीक है, ये क्या है, पराबैंगनी क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें विजिबल के बारे में पूछा गया है। आपकी क्या हो जाएगी, विजिबल रेज, ठीक है, विजिबल रेज यानी दृश्य किरणें, क्या हो जाएगी, दृश्य किरणें। इनकी जो रेंज होती है वो होती है 400 से 750 nm तक। कई जगह 800 भी लिख लिया है, ठीक है। देखो अगर 20-25 या 20-30 जिसे 780 भी लिख दिया है, किसी बुक में 780 लिखा है, किसी में 800 तक लिख लिया है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन हमें जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है। तो अपने एनसीईआरटी में 750 nm तक लिखा है। तो ये जो रेडिएशन है दृश्य किरणें है। क्या है, दृश्य किरणें, ये रेंज हमें याद रखना है। इसके बाद में एक तो है IR रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त किरणें, क्या हो जाएगी, अवरक्त किरणें, क्या हो जाएगी, अवरक्त किरणें। और ये आपका होता है लगभग, इसको हम 750 से चालू कर ले, ठीक है, 750 से ये होती है आपकी 1300 nm तक। अब मैं बोल रहा हूँ इसको कई जगह 1400 लिखा है, कई जगह 1250 भी लिख लिया है, तो वो एवरेज 50 का चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इन तीनों को आप इंपॉर्टेंट कर ले। हमसे इस तरह से पूछा जाएगा कि अवरक्त किरणें होती है उनका क्षेत्र क्या, अवरक्त जो रेंज है वो क्या होता है, या फिर इस तरह से कि कोई स्पेक्ट्रम होता है, इस तरह याद रखें कि कोई स्पेक्ट्रम होता है वो दृश्य क्षेत्र या विजिबल रेडिएशन में प्राप्त होता है, तो उसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। तो उसका रीजन कितना होता है, 400 से 750 nm तक होता है। इन तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद में हाँ एक और हो जाएगा आपके लिए कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब प्रारंभ में देखा गया तो एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक सूत्र दिया, ठीक है, एक फॉर्मूला दिया, और जो विजिबल रेज था केवल उसके स्पेक्ट्रम लाइन ज्ञात करने का सूत्र दिया, विजिबल रेडिएशन का सूत्र दिया, जिससे हम विजिबल रेडिएशन की जितनी भी मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त, इस एरिया में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकते थे उनको देख सकते थे, उनकी लाइनों को गिन सकते थे। लेकिन इसके बाद में एक रिट्ज नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसकी सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, चाहे लाइमन श्रेणी हो, चाहे बामर श्रेणी हो, चाहे पास्टन श्रेणी हो, उन सभी श्रेणियों के स्पेक्ट्रम लाइन को ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके बीच वाली लाइन को भी ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखें आप 1/λ, ये हो जाएगा 1/λ बराबर आपका ये हो जाएगा R² 1 N1², ठीक है, और -1 ये हो जाएगा N2², और यहाँ पे है रेड्स या फिर इसको रिज्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को और थोड़ा सॉल्यूशन करके देखो, यहाँ R है रिडबर्ग नियतांक, R क्या हो जाएगा, R है रिडबर्ग नियतांक या रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग स्थिरांक, R बराबर रिडबर्ग नियतांक या रिडबर्ग स्थिरांक, और Z है आपका एटॉमिक नंबर। अगर आप फॉर्मूले में देखो, इन तीनों को बाद में ध्यान रखना, पहले ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विजिबल के लिए हमें, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल गया कि स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वैज्ञानिक के दृश्य किरणें का जो स्पेक्ट्रम होता है उनकी लाइन ज्ञात करने का सूत्र दे दिया। लेकिन फिर बाद में एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम था रिट्ज, क्या नाम था, रिट्ज, ये नाम याद रखना, रिट्ज। इस रिट्ज भाई साहब ने क्या किया, इस रिट्ज वैज्ञानिक ने क्या किया कि हाइड्रोजन की लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, फ्रोन, पास्टन, इन सभी श्रेणियों के स्पेक्ट्रम की लाइन ज्ञात करने का फॉर्मूला, या जिसे रिट्ज का फॉर्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे रिट्ज का फॉर्मूला कहा जाता है, रिट्ज का फॉर्मूला। तो ये 1/λ क्या हो जाएगा, 1/λ
बराबर आर जेड स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले में जेड स्क्वायर को नहीं लिखते तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आर लिख लेते हो तो भी सही है, आर लिख रहे हो तो भी सही है। 1/n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस में। अब इसके बाद देखना, ये रेड्स लिख लिया। अब आर क्या है, आर क्या है तो रेड्स रेडबर्ग नियतांक है। क्या है, रेडबर्ग नियतांक। इसको रेड्स का सूत्र या रेडबर्ग का सूत्र कहा जाता है, और जेड एटॉमिक नंबर है। अब इस आर की जो वैल्यू होती है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिख तो जाएगा 1/λ बराबर, ये इसकी वैल्यू है, क्या हो जाएगी, सेमी इनवर्स। क्या है, सेमी इनवर्स। और 1/n स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे आप रेड्स लिख सकते हो। तो इसका ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैंने ये दोनों बना दिए हैं, एक इसकी जगह वैल्यू लिख ली है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों को याद रखना है, इन दोनों को ही याद रखना है। और ये सेमी में है, ठीक है। ये जो r बराबर 1,09,606 तक है, ये आपका सेमी इनवर्स में है। कितना है, सेमी इनवर्स में। ये वैल्यू हमें ज्ञात रखनी है। 1,09,667 है सेमी इनवर्स। ये रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू है। किसकी है, रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू है। तो ये बता दिया। यूवी रेडिएशन पराबैंगनी 100 nm से 400 nm तक हो गया। इसके बाद विजिबल है, दृश्य क्षेत्र 400 से कितना हो गया, 750 nm तक। ये हमें याद रखना है। ये तीनों मोस्ट ऑफ हमें तीनों याद रखनी है। IR यानी अवरक्त किरणें कहते हैं। 750 से, कई जगह 800 से 1200 लिख दिया है, या 1250 तक तो भी सही है, 1300 nm तक। ये यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इससे पहले एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन के सभी स्पेक्ट्रम रेखाओं को ज्ञात करने का सूत्र है। हाइड्रोजन की सभी स्पेक्ट्रम रेखाओं की, सभी स्पेक्ट्रम लाइन को ज्ञात करने का सूत्र है 1/λ आर रेडबर्ग नियतांक हो गया, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हो गई। ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद में यहाँ पे चौथी किरणें और इनका उपयोग लिखेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह से पूछ ले। सामान्य देखें तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि अवरक्त किरणें का उपयोग किस में हो रहा है, या फिर दृश्य किरणों का उपयोग किस में है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस में है। देखो यहाँ पे 3-4 मतलब टोटल 7 से 8 रेडिएशन है। जैसे माइक्रोवेव भी है, इसके बाद आपकी है रेडियो वेव भी है, जो रेडिएशन में अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम आती है। हमें गामा रेडिएशन है, उन सभी की वैल्यू याद नहीं रखती है। इन तीनों की वैल्यू जनरली याद रखनी है, और ये सूत्र। तो आप इसको नोट डाउन कर ले साथ साथ में ही। हाँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका सूत्र याद रखना है आपको। देन इसके बाद में हम इन क्या उपयोग पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कैसे होता है, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, इसको रफ कर लेते हैं। तो अब इन किरणों का उपयोग पढ़ लेते हैं। एक साइड हम लिखेंगे विकिरण और एक साइड लिखेंगे इनके उपयोग, क्योंकि कई बार सामान्य पूछ भी लेता है कि किसका उपयोग किस में है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखे एक बार विकिरण, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा विकिरण। हमें यहाँ विकिरण का नाम लिखना है, और यहाँ पे लिखना है उपयोग, ठीक है। यहाँ पे उपयोग लिखना है। सबसे फर्स्ट लिख लेते हैं गामा किरणें। देखो, गामा किरणें का उपयोग है, गामा किरणों का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। किसमें, कैंसर के उपचार में। इसके बाद में हम ले देते हैं, लाइन से लेते हैं, ठीक है। यूवी किरणें यानी यूवी रेडिएशन, ठीक है, यानी यूवी यानी पराबैंगनी। इसका उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट
करने में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में उपयोग होता है। इसके बाद तीसरा ले लेते हैं, यूवी के बाद विजिबल यानी दृश्य किरणें। दृश्य किरणें और दृश्य किरणें होती है वो स्पेक्ट्रम देखने में। स्पेक्ट्रम ये हो जाएगी आपकी स्पेक्ट्रम देखने में या चित्र, ठीक है, स्पेक्ट्रम या चित्र। गामा और एक्सरे यहाँ बाकी रह गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्सरे, ये आपकी एक्सरे, ठीक है, एक्सरे यानी एक्सरे किरणें, ठीक है, एक्सरेज का मतलब होता है एक्स किरणें, तो एक्स रे चित्र प्राप्त करने में, एक्सरे चित्र प्राप्त करने में। आपने देखा होगा ना, मतलब बॉडी एक्सरे लेना, तो एक्सरे का मतलब होता है वो एक्स किरणें होती है जो हमें एक्सरे यानी एक्सरे चित्र प्राप्त करने में, यानी शरीर का वो चित्र प्राप्त करने में। इसके बाद में देखो, सबसे पहले मैंने लिख ली गामा किरणें कैंसर के उपचार में उपयोग होती है। गामा किरणें कैंसर के उपचार में उपयोग होती है, ये एग्जाम में पूछे, ये जो उपयोग होते हैं वो पूछा जा सकते हैं आपसे। इसके बाद ये हो जाएगी यूवी किरणें यानी आपकी पराबैंगनी किरणें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में। दृश्य किरणें यानी आपकी विजिबल रीजन, ये स्पेक्ट्रम देखने में या चित्र प्राप्त करने में, यानी कौन सा स्पेक्ट्रम चित्र, ठीक है, या फिर इसको इसके बाद एक्सरे, तो एक्सरे चित्र प्राप्त करने में। इसके बाद है आईआर किरणें। आईआर किरणें यानी ये हो जाएगी अवरक्त किरणें, और अवरक्त किरणें रिमोट कंट्रोल में कहाँ पे होती है, ये होती है रिमोट, ये होती है आपकी रिमोट कंट्रोल। आईआर किरणें अवरक्त किरणें रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। इसके बाद है आपकी माइक्रोवेव, ये है माइक्रोवेव, ठीक है, ये माइक्रोवेव होती है, ये जो आपकी उपयोग की जाती है ये यानी सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, कौन सी, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, जो सूक्ष्म किरणें होती हैं, ये ओवन तथा मोबाइल संचार में, मोबाइल संचार, मोबाइल व संचार, मोबाइल कोमा संचार कोष्टक में टावर में माइक्रोवेव। इसके बाद आपकी होती है रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो किरणें, कौन सी किरणें, रेडियो, ये है आपकी रेडियो किरणें, तो ये होती है अंतरिक्ष कार्यक्रम में, किसमें, अंतरिक्ष कार्यक्रम में। तो अब इनके उपयोग को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। गामा किरणें कैंसर के उपचार में, यूवी किरणें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में, स्पेक्ट्रम देखने में, एक्सरे प्राप्त करने में, आईआर किरणें रिमोट में उपयोग होती है। पूछा जा सकता है सिंपल सा, रिमोट में कौन सी किरणें उपयोग की जाए, कौन सी रेडिएशन का उपयोग किया जाए, आईआर। अवरक्त किरणें सूक्ष्म किरणें होती है वो मोबाइल संचार में, ठीक है, यानी मोबाइल में, यानी कहने का तो टावर लिख दिया मैंने कोष्टक में, संचार के साधनों में उपयोग किया जाता है। और अंतरिक्ष किरणें होती है यानी रेडियो वेव होती है, वो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इनका उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष किरणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पूरा उपयोग पढ़ लिया किरणों का। आप इसको पूरा एक बार नोट डाउन कर ले। मैं वापस क्वेश्चन का टाइप बताता हूँ। हमें बीच में से भी पूछा जा सकता है कि रिमोट में कौन सी किरणें हैं, तो आईआर किरणें हैं। इसके बाद हमें स्पेक्ट्रम देखने के लिए दृश्य किरणें हैं। इसके बाद में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में यूवी किरणें या फिर आपकी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। और हमने उनका क्षेत्र भी देख लिया। हमने क्या देख लिया कि इसका क्षेत्र यानी कितना रीजन होता है, ठीक है। तो हमें रीजन भी याद रखना है, उनका रेंज कितना, उनका क्षेत्र कितना है वो याद रखना है। जिस तरह से ये कितना था अपना, ये आपकी
100 से 400 थी। विजिबल कितना था? विजिबल आपका 400 से 750 था। इसके बाद IR किरणें कितनी थी? ये 750 से 1300 तक थी। ये इतना था। ये पूरा आप उतार लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आपकी आवृत्ति क्या है, तरंग क्या है, तरंग संख्या क्या, उनमें संबंध क्या है, उस टॉपिक को हम देखेंगे। एक बार आप इतना उतार लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जल्दी से एक बार उतार लें अपने नोटबुक में। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। इसके बाद हम तरंग संख्या, आवृत्ति, उनकी परिभाषा को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। आप इसको मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहें। देखो, अब जो आपकी रहेगी तरंग संख्या, आवृत्ति, उनमें क्या है कि इनकी परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई भी बुक उठाओ, आप BSc की बुक उठाओ, आप 11th-12th की बुक उठाओ, फिजिक्स की बुक से पढ़ो या फिर आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ से, इनकी जो सूत्र है यहाँ देखें। एक तो आपका रहेगा कि श्रृंग और गर्त, ठीक है। श्रृंग और गर्त की परिभाषा, ये परिभाषा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, ये परिभाषा आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। इसके बाद में देखें, हमें तरंग दैर्ध्य, इसके बाद आवृत्ति और तरंग संख्या, ठीक है। ये चार परिभाषा अगर मैं बोर्ड में भी लिख लेता हूं तो इनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये आपको NCERT बुक में या किसी भी गाइड में नॉर्मली मिल जाएगी। श्रृंग क्या है, गर्त क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या, आवृत्ति क्या है, तरंग संख्या। ये टॉपिक यहाँ से मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें फिजिक्स में ये टॉपिक अच्छे से वापस पढ़ना है, ठीक है। तो अगर टॉपिक डबल आ रहे हैं तो किसी एक क्लास में थोड़ा इसको छोड़ देंगे, लेकिन इनमें जो हमें पूछा जाता है, देखो, एक तो तरंग, आवृत्ति और तरंग संख्या, इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके जो सूत्र है, पहला क्वेश्चन तो ये, इनके हमें सूत्र पूछे जा सकते हैं कि आवृत्ति, तरंग, तरंग संख्या। लेकिन इससे भी ज्यादा है कि इनमें संबंध क्या है, इनमें संबंध क्या है। तो इसको इंपॉर्टेंट करें आप। देखो, मैं वापस बता रहा हूं, श्रृंग, गर्त, तरंग, तरंग संख्या, आवृत्ति, इनकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद इनके सूत्र, ये हमें नॉर्मली इनकी परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं है, इनके सूत्र से क्वेश्चन बनता है। हमें सूत्र पूछा जा सकता है कि आवृत्ति का सूत्र कौन सा है, तरंग का कौन सा है, या तरंग दैर्ध्य या लैम्ब्डा का सूत्र है। लेकिन इनके मध्य संबंध हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बीच में संबंध क्या है। तो यहां देखना, लैम्ब्डा का मान, यानी लैम्ब्डा यानी किसका, तरंग दैर्ध्य, लैम्ब्डा का मान ज्यादा होने पर, लैम्ब्डा का मान ज्यादा होने पर, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये, लैम्ब्डा का तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होने पर याद रखना आपके आवृत्ति, इसके बाद तरंग संख्या, देन इसके बाद में रहेगी ऊर्जा। देखो, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा मैक्स यानी लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान ज्यादा होने पर आवृत्ति, तरंग संख्या और ऊर्जा का मान कम होगा, ऊर्जा का मान कम होगा। ये इसका पहला संबंध है। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, अधिक है, तो आवृत्ति, तरंग संख्या, ऊर्जा का मान कम होगा। दूसरा का, यदि लैम्ब्डा का मान कम है
कम होने पर यानी कम है तो आवृत्ति तरंग संख्या, ध्यान रखना, आवृत्ति तरंग संख्या और ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, और ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये संबंध श्रृंगर्थ तरंगदैर्ध्य लेमड़ा आवृत्ति तरंग संख्या, इनके परिभाषा सूत्र पढ़नी है, इनका संबंध इंपॉर्टेंट है। यदि तरंगदैर्ध्य लेमड़ा का मान ज्यादा होने पर ज्यादा होता है तो आवृत्ति तरंग संख्या ऊर्जा का मान कम होगा। दूसरा पॉइंट, यदि लेमड़ा का मान कम है तो आवृत्ति तरंग संख्या और ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। ये संबंध हमें ध्यान रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। इस प्रकार हमने जो आज की हमारी 6 नंबर की जो क्लास थी, छठा लेक्चर था हमारा केमिस्ट्री का, उसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर ने की थी। ये टॉपिक भी हमने मतलब इसको भी देखा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो पढ़ा। इसके बाद जो तरंग होती है, जो वेव्स होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, वो कितने प्रकार की होती है वो लिखा, इनके उपयोग लिखे। इसके बाद हमने रेडिएशन मतलब यूवी रेडिएशन है आपकी, इसके बाद में विजिबल और आईआर, इन तीनों का रेंज देखा, यानी उसका क्षेत्र देखा। और इसके बाद में हमने इनके आपको मैं लिख रहा हूँ, इनके आपको क्या करना है, सूत्र और परिभाषाएं लिखनी है, ठीक है। ये यहाँ छोड़ा है हमने, फिजिक्स में के अंतर्गत इनको हम वापिस जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद इनके मध्य संबंध बताया मैंने, इनका मान ज़्यादा होगा तो इनका मान कम, और लेमड़ा का मान कम तो ऊर्जा का मान, आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिनमें हम आधुनिक मॉडल पढ़ेंगे। कौन से? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली की समीकरण, जो इस प्रकार के 3 से 2 या 3 आपके मॉडल और हैं जो कि आधुनिक मॉडल हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधुनिक मॉडल हैं, उनको पढ़ना रहेगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।